हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। अभी तक हम लोग लाइट के बारे में स्टडी कर रहे थे और लाइट से रिलेटेड लगभग 18 वीडियोस मैंने यूट्यूब में डाला है टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू CGPSC मेन सिलेबस एंड रेंजर सिलेबस। आज से हम लोग विद्युत धारा, जिसमें विद्युत धारा, आवेश, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर विद्युत धारा और वोल्टेज में क्या संबंध है, प्रतिरोध, ओम का नियम, ओम के नियम से रिलेटेड कुछ आंकिक प्रश्न, फिर प्रतिरोध की परिभाषा, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, ठीक है, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसा जोड़ा जाए, समानांतर क्रम में जोड़ने से क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड कुछ और आंकिक प्रश्न जो परीक्षाओं में आते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक बहुत बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड सिलेबस है और इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग से अपील है कि अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियोज़ में निकालूं जो इलेक्ट्रिसिटी से या उससे आगे के सिलेबस से रिलेटेड है वो आप तक आसानी से पहुंचे, सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम लोग अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है विद्युत धारा है। विद्युत धारा को पढ़ने के पहले हम 2 चीज़ों को जान लेते हैं, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसा कि स्टूडेंट आपको मालूम होगा, विद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक आवेश होगा कहीं पर। तो आवेश, मान लीजिए यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है, यहां पर कोई आवेश प्लस आवेश रखा हुआ है, तो इसका अपना एक सर्टेन फील्ड होगा। ये कैसे मालूम कि सर्टेन फील्ड होगा? इसका एक निश्चित फील्ड होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, क्योंकि जब इस फील्ड के अंदर मान लीजिए Q1 चार्ज रखा हुआ है, इस गोले के अंदर, ये गोला इसके विद्युत क्षेत्र का क्षेत्र बताता है। ये जो गोला है विद्युत फ्लक्स बताता है, या इसका फील्ड बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र बताता है, विद्युत क्षेत्र बताता है। यानी विद्युत क्षेत्र यहां तक है, इसके अंदर अगर किसी दूसरे चार्ज को लाओगे, मान लीजिए Q2 चार्ज को लेके आए, अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों पर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ ये इसको पीछे ढकेलेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये मान लीजिए नेगेटिव और ये प्लस है तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि किसी भी आवेश को किसी भी स्पेस के किसी पॉइंट पर रख दिया जाए और ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि इसका फील्ड कितना मजबूत है, उसकी तीव्रता कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। इसको जानने के लिए उस क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक दूसरे आवेश को लेकर लाया जाता है, और समान तौर पर वो जो आवेश होता है उसको बोलते हैं एकांक परीक्षण धन आवेश। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस फील्ड में रखते हैं, ये देखने के लिए कि वो फील्ड कितना मजबूत है, उस आवेश के कारण जो फील्ड पैदा हुआ है वो फील्ड कितना ताकतवर है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस फील्ड के अंदर ये है आपका एक प्लस Q चार्ज यहां रखा हुआ है, इसका अपना एक फील्ड है ऐसा। इस फील्ड की ताकत का पता लगाना है कि इस पॉइंट पर रखा हुआ है तो इस फील्ड का स्ट्रेंथ कितनी है, तीव्रता कितनी है। इसका पता लगाने के लिए हम एक Q0 बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं इसको? Q0 मतलब एकांक परीक्षण धन आवेश। यानी एक ऐसे आवेश को लाते हैं जिस पर 1 कूलाम का चार्ज हो, ठीक है, 1 कूलाम का चार्ज हो, और उसको इस फील्ड के अंदर रखते हैं और देखते हैं कि इस चार्ज पर ये जो सोर्स चार्ज है ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जब इसको हम यहां रख देते हैं, मान लीजिए A पॉइंट पर ये रखा हुआ सोर्स चार्ज, और ये पता लगाने के लिए इसकी ताकत कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इस बात को पता लगाने के लिए हम
एकांक परीक्षण धनावेश को इसके फील्ड के अंदर लेके आते हैं। जैसे मैं यहां बी पॉइंट पर क्यू नॉट को रखा तो दोनों अगर प्लस हैं तो आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो आपको मालूम होगा, है ना। तो ये तो ऑलरेडी प्लस है और ये तो प्लस, यहां पर प्लस चार्ज रखा और एकांक परीक्षण धन आवेश हमेशा प्लस होता है, तो प्लस प्लस के बीच यानी ये इसको दूर भगाएगा, ये सब फील्ड के बाहर निकालेगा। तो ये जो सोर्स आवेश है इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज या स्रोत आवेश, जो किसी पॉइंट पर रखा हुआ है और हमको पता लगाना है कि इसका फील्ड की ताकत कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी तीव्रता कितनी है। इसका अपना एक सर्टेन रीजन है जो मैंने घेरा बनाया है। इस घेरे के अंदर अगर किसी दूसरे आवेश को, खासकर एकांक परीक्षण धनावेश को लाया जाए जिस पर 1 कूलाम का चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो हम देखेंगे कि इस पर ये कितना फोर्स लगा रहा है। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा बी पॉइंट पर उसकी ताकत उतनी है। फिर इसको हम यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो उस फील्ड के अलग अलग बिंदुओं पर उस एकांक परीक्षण धनावेश को रखा जाए तो उस एकांक परीक्षण धनावेश पर वो फील्ड कितना फोर्स अप्लाई करता है। जितना अधिक फोर्स अप्लाई करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी तीव्रता होगी। किसकी? यानी ये फील्ड उतना मजबूत है, यानी इस आवेश के को रखने से उसके चारों जो फील्ड हुआ वो मजबूत है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोर्स इस पर लगा रहा है। इसको यहाँ रखने पर ये बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहा, मतलब उसकी तीव्रता कम है, इसकी तीव्रता कम है। अगर इस बी को इस फील्ड के बाहर रखा जाए, यहाँ रखा जाए इस फील्ड के बाहर, ये क्यू नॉट को, तो देखते हैं कि ये इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। मतलब ये जो पॉइंट है एकांक परीक्षण धनावेश को फील्ड के बाहर रख दिया जाए, जहां पर फील्ड का अस्तित्व नहीं है उसके बाहर रखा जाए, तो ये आवेश इस पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाता। तो इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी इसकी परिभाषा क्या हुई स्टूडेंट? मैं लिख देता हूं। इसकी परिभाषा हुई और इसकी इकाई के बारे में बात करेंगे। एकांक परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा जाए, एकांक परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखा जाए तो एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो ये परिभाषा क्या हुआ? देखिए, ये आपका आवेश को मैंने यहां रखा तो इसका एक फील्ड बन गया स्टूडेंट्स। अब मेरे को ये पता लगाने कि ये फील्ड कितना ताकतवर है, ये फील्ड कितना ताकतवर है, इस आवेश को रखने से कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट हुआ। तो ये तो दिखाई नहीं देता इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो दिखाई तो देता नहीं, तो कैसे मालूम चलेगा? इस फील्ड के अंदर एक क्यू नॉट एकांक परीक्षण धन आवेश को रखा जाए, तो यह फील्ड इस एकांक परीक्षण धन आवेश पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा, या तो बाहर धकेलेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये प्लस और ये प्लस है तो दोनों प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ये माइनस और ये हमेशा प्लस रहता है तो आकर्षण करेगा। यानी एकांक परीक्षण धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है उसको ही बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कहने का मतलब क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज
is known as electric field intensity. At that point, किसी भी पॉइंट पर किसी भी परीक्षण धनावेश को रखा जाए तो वो परीक्षण धनावेश कितने फोर्स को फील करेगा, जितने फोर्स को फील करेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखा जाता कैपिटल ई से। इसके ऊपर तीर का निशान बता रहा है कि एक सदिश राशि है। ये क्या है स्टूडेंट? एक सदिश राशि। सदिश राशियां वो राशियां होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन को भी दिखाना पड़ता है। तो क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखा जाए तो एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, यानी उस एकांक परीक्षण धनावेश पर कितना बल लग रहा है, ये है बल। ये कौन सा बल है? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल या वैद्युत बल बोलते हैं। यहां स्थिर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि यहां पर आवेश किसी बिंदु पर रखा हुआ है, चल नहीं रहा है, मोशन में नहीं है, तो खैर। और बटा आवेश, और यहां पर हमने जो आवेश रखा वो क्या है? एकांक परीक्षण धनावेश। तो स्टूडेंट याद करने का तरीका क्या है? किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पॉइंट पर लगने वाले एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल से डिसाइड होगा। इस पॉइंट पर जितना अधिक बल लगेगा, इस पॉइंट पर फील्ड की तीव्रता उतनी ज्यादा। यहां पर रखा जाए तो और ज्यादा लगेगा, और ज्यादा। यहां रखो कुछ कम होगा, फिर कम। जैसे ही बाहर निकलोगे इस फील्ड के तो इस पर यह किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या हो गई? किसी भी बिंदु एकांक परीक्षण धनावेश पर Q नॉट पर लगने वाला बल ही उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक परीक्षण धनावेश पर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ए फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल ई। इसको कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और यह क्या है? सदिश राशि है। पहली बात, ये एक सदिश राशि है। दूसरी बात, इसकी इकाई क्या होगी? इकाई निकाल लेते हैं। इसकी इकाई होगी, विद्युत क्षेत्र की इकाई होगी। बल की इकाई क्या होती है स्टूडेंट, मालूम है आप लोग को? बल की इकाई होती है न्यूटन, और इसकी आवेश की इकाई होती है कूलॉम। तो एग्जाम में आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होगी? इनमें से क्या होगा? पूछेगा, एमसीक्यू पूछेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई होगी, क्या होगी? 4 ऑप्शन दिया रहेगा। एक दिया रहेगा न्यूटन कूलम, बी न्यूटन पर कूलम, सी जूल पर कूलम, डी जूल कूलम। ऐसा 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। फाइंड द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होगी? 4 दिया हुआ है। तो आप तभी बना पाओगे जब आपको फॉर्मूला बनता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E, उस फील्ड में कोई भी एकांक परीक्षण धनावेश को रखा जाए या किसी आवेश को रखा जाए तो वो आवेश जितने बल को फील करेगा उन दोनों के अनुपात को बोलते हैं। तो इसका बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन, इसको एन से लिखा जाता है। और आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम। तो इसको लिखेंगे तो न्यूटन पर कूलम, तो इसको लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम। तो यह N/C आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहली चीज आपको समझ में आ गया, जो रेंजर या सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे फिजिक्स में 3 प्रकार के फील्ड होते हैं। एक होता है विद्युत क्षेत्र, दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, और तीसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश को, कहीं भी किसी आवेश को रख दो तो उसके चारों ओर एक फील्ड पैदा होगा। अब यह पता लगाना है कि वो फील्ड कितना मजबूत है। तो उस फील्ड के अंदर किसी दूसरे आवेश को लेकर आओगे तो वो दूसरा आवेश जितने फोर्स को फील करेगा, जितने बल का अनुभव करेगा, उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर। उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण
क्षेत्र भी होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। किसी एक मास बॉडी को कहीं रख दिया जाए तो उसके चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा होता है। अब ये पता लगाना है कि कितना स्ट्रांग है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसके फील्ड के अंदर किसी दूसरे चीज को लाया जाए तो वो मास बॉडी उस पर एक फोर्स अप्लाई करती है। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी उतनी ज़्यादा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। और ऐसी होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र मतलब किसी चुंबक को, या कोई चुंबक रखा हुआ है यहाँ पर, वो चुंबक कितना मजबूत है। किसी चुंबक को यहाँ रख दीजिए, आप देखिए किसी चुंबक को अगर आप कहीं रख देते हो, दो चुंबक रखें, एक छोटा सा चुंबक, एक इससे बड़ा वाला चुंबक, ठीक है। इसका एक फील्ड है इतना, इसका भी फील्ड है, लेकिन इसका फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि इसकी ताकत ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा है इसको पता लगाने के लिए एक छोटा सा चुंबक यहां रखते हैं, यूनिट पोल, एक छोटा सा चुंबक रखते हैं। तो यह अगर इसका भी नॉर्थ और साउथ पोल है तो ये आकर्षित हो जाएगा। अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है तो क्या होगा, ये प्रतिकर्षित हो जाएगा। तो जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, यानी ये जो छोटा सा पोल है, हम पता लगा रहे हैं कि इस फील्ड की ताकत कितनी है। इस फील्ड की ताकत का पता लगाने के लिए इस फील्ड के अंदर किसी दूसरे चुंबक को, छोटे से चुंबक को लाया, और चुंबक में भी दो प्रकार के बल लगते हैं, या तो आकर्षण बल होता है या तो प्रतिकर्षण बल। समान पोल प्रतिकर्षित होते हैं और असमान पोल आकर्षित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं और असमान आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो इस छोटे से पोल पर ये जो मैग्नेट के कारण जो फील्ड क्रिएट हुआ है, वो फील्ड कितना फोर्स अप्लाई करेगा, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा उस फोर्स की ताकत को ही उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता करते हैं। तो फिजिक्स में तीन टाइप की चीज़ें, सभी का डेफिनेशन एक है, लेकिन आपके सिलेबस में बाकी चीज़ें नहीं है। आपको केवल क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या हुआ, किसी भी आवेश को स्पेस के किसी भी पॉइंट पर रख दिया जाए और हमसे यह पूछा जाए कि इस आवेश की ताकत कितनी ज्यादा है। तो हर आवेश का एक फील्ड होता है, वो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम पता लगाना चाहते हैं कि इसका फील्ड कितना ताकतवर है और कहां तक है। तो हम एक एकांक परीक्षण धनावेश को या एक चार्ज को उसके फील्ड के अंदर लाते हैं। देखिए यहां नहीं लग रहा फोर्स, यहां नहीं लग रहा, मतलब नहीं। जैसे यहां रखा तो फोर्स लगने लगा, मतलब यहां से फील्ड स्टार्ट हो गया, और अंदर लाऊंगा तो और जोर से फोर्स लगाएगा। तो जितना फोर्स अप्लाई करेगा ये सोर्स आवेश इस पर, उसी को बोलते हैं फील्ड की तीव्रता। और इसका फॉर्मूला होता है E बराबर होता है F/Q। F का होता है न्यूटन पर कूलम। यानी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस पॉइंट पर इसकी इकाई होती है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। यह एक सदिश राशि है। तो आपको दो चीजों का, आपको तीन बातें याद रखनी पड़ेगी। पहला इसकी परिभाषा, दूसरा इसकी इकाई, और तीसरी यह सदिश है कि अदिश। तो तीनों चीजें मैंने बता दिया। इसकी परिभाषा क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी भी आवेश को रखने से उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत का पता लगाना है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दूसरे आवेश को लेके आते हैं, और जैसे उस फील्ड के अंदर उसको रखते हैं तो फील्ड उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, उस आवेश को जो हम बाहर से लेके आ रहे हैं। जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा उतनी उस फील्ड की ताकत होगी, और कितना कम फोर्स लगाएगा उतनी कम उसकी ताकत होगी। तो फोर्स लगाने की क्षमता को ही बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर फोर्स नहीं लगा रहा है, मान लीजिए यहां पर ये फील्ड है, या आवेश को रख दिया, यहां पर मैंने Q0 को रखा, तो यहां पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब यहां फील्ड क्या है, जीरो है, यहां किसी प्रकार का फील्ड नहीं। लेकिन यहां जैसे रखा तो फोर्स लगने लगा, है ना, बाहर की ओर। यहां और जोर से फोर्स लगा, यहां फील्ड की तीव्रता थोड़ा कम है, यहां ज्यादा है, ज्यादा। जैसे फील्ड के अंदर घुसते जाओगे फील्ड की तीव्रता बढ़ती जाएगी, और जैसे फील्ड से दूर भागते जाओगे तो फील्ड की तीव्रता कम होगी, और उस पॉइंट के बाहर उस फील्ड की तीव्रता बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है किसी आवेश की ताकत का पता लगाना, कि वो आवेश अपने चारों ओर कितना मजबूत फील्ड पैदा करता है। कितना मजबूत फील्ड पैदा करेगा ये हम पता लगाएंगे, उस फील्ड के अंदर किसी दूसरे आवेश को रखेंगे
तब मालूम चलेगा कि वो कितने फोर्स का अनुभव कर रहा है। जितना अधिक फोर्स का अनुभव करेगा उतनी अधिक उस फील्ड की ताकत होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 बातें आपको याद रखना है। एक परिभाषा, एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा जाए तो एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, ये डेफिनेशन हुआ, इंग्लिश में भी लिख दिया था। और इसकी ये है E बराबर, गणितीय रूप से इसको लिखेंगे E बराबर F/Q। गणितीय रूप से इसी बात को लिखा जाएगा, आवेश पर एकांक, या अगर Q नॉट लिख दो तो एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके ऊपर हम तीर का निशान लगाते हैं, मतलब एक सदिश राशि है। तो 3 बातों को आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे विद्युत विभव। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग विद्युत विभव के बारे में बात करते हैं। तो हमने विद्युत क्षेत्र में कितनी बातें सीखी। विद्युत, इसको लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। पहली बात हमने ये सीखा कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी भी एकांक परीक्षण धनावेश को लाया जाए तो उस एकांक परीक्षण धनावेश पर जितना फोर्स लगता है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये है परिभाषा। दूसरा बात क्या था, यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि है, इसका एक डायरेक्शन भी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरी बात, इसकी इकाई, इकाई क्या होगी स्टूडेंट्स, फोर्स का होगा न्यूटन और ये प्रति कूलम। ठीक है, आवेश की इकाई होती है कूलम, एसआई पद्धति में आवेश की इकाई होती है कूलम। ये सब जानना जरूरी है। चलिए अब हम विद्युत विभव के पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तभी आपको विद्युत धारा, वोल्टेज, ओम का नियम, ये सभी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए, विभव होता क्या, सेम वही है। मान लीजिए ये कोई आवेश में रखा हूं यहां पर, इस पॉइंट पर, तो इस आवेश का एक सर्टेन फील्ड होगा, अभी बताया मैं। हर आवेश का, किसी भी आवेश के कारण, किसी भी आवेश को किसी पॉइंट पर रख दोगे तो उसके चारों ओर एक फील्ड पैदा होगा। ये फील्ड कहां तक है और कितना मजबूत है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Q नॉट को लाते हैं। Q नॉट मतलब एकांक परीक्षण धन आवेश, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको लेकर आते हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं तो क्या होता है, देखिए ये घेरा मैंने बनाया, मतलब यहां पर अगर रखूंगा Q नॉट को, तो ये इस फील्ड के बाहर है, यानी इस फील्ड के इन्फ्लुएंस से बाहर है, तो यह आवेश इस पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनंत बिंदु। क्या बोलते हैं, अनंत बिंदु, इंफिनिटी पॉइंट। इंफिनिटी पॉइंट मतलब वह पॉइंट विद्युत क्षेत्र के बाहर, किसी भी आवेश का एक अपना सर्टेन रीजन होता है, उस रीजन के बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको बोलते हैं अनंत बिंदु। अनंत बिंदु पर अगर किसी एकांक परीक्षण धनावेश को रख दिया जाए तो उस पर यह किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, यानी फील्ड के बाहर रखा हुआ है। चलिए अब क्या हुआ, अब यहां पर एक पॉइंट हम लोग सपोज करते हैं A। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये Q नॉट को उठा के यहां से यहां तक लाया। ठीक है, A पॉइंट पर रख दिया, तो जैसे A पॉइंट पर रखूंगा तो ये इस फील्ड के अंदर आ गया, Q नॉट को यहां रखा। ठीक है, ये तो प्लस रहता ही है और ये ऑलरेडी मैंने प्लस लिया यहां पर। तो दो समान आवेश पर किस प्रकार का बल लगेगा, ये फील्ड क्या करेगा, ये इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी इसको मिलाओगे तो ये बाहर फेंकेगा, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, जो बाहर फेंकने के बजाय इसको मैं होल्ड करके रखा हूं, इसको अंदर लेके आ रहा हूं। ऐसा मैं जैसे ही अंदर लेके आ रहा हूं, इसको बाहर फेंकना चाह रहा है, ये फील्ड इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, लेकिन इसको मैं अंदर ला रहा हूं। और अंदर तो अगर आप क्या होगा, अगर मैं किसी कमरे में घुसना चाह रहा हूं, कुछ व्यक्ति मेरा प्रतिरोध कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके प्रतिरोध के अगेंस्ट मुझे कार्य करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम वही चीज होता है। तो ये प्लस है, ये प्लस, ये बाहर प्रतिकर्षण पर लगा रहा है, इसको बाहर धकेलना चाहता है, लेकिन मैं इसको फील्ड के अंदर लाना चाहता हूं, तो इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध
अगेंस्ट मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो जितना वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को ही उस पॉइंट पर विभव कहा जाता है। फिर उसके बाद इसको फिर मैं ऐसा उठा के, अनंत पर था ये क्यू नॉट, इसको उठा के ऐसा करके मैं यहां पर ले रख दिया, यानी यहां पर भी रखा, कहीं भी रख सकते हो। तो विभव की परिभाषा क्या है, और दोनों में अंतर भी बताऊंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव, और दोनों का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे जो परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है, वो भी हम बात करेंगे, बहुत ईजी है वो। विभव के बारे में क्या है, ये तो पक्का मालूम चल गया कि किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी आवेश को रखा जाए तो उस आवेश पर वो फील्ड एक फोर्स अप्लाई करेगा, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा उतनी ज्यादा उस फील्ड की तीव्रता है, उतनी ताकत है, उतनी स्ट्रेंथ है। ये तो मैंने आपको इसके पहले बताया। विभव क्या होता है, विभव का मतलब होता है दो चीजें विभव में। चलिए एक चित्र ये बना दिया, अब चलिए, अब ये प्लस था, ये प्लस था, तो जैसे ही मैं इसको फील्ड के अंदर लाऊंगा, इस पर एक बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसको अंदर क्यों ले जाऊं, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। जितना वर्क करोगे उसी वर्क को बोलते हैं उस पॉइंट पर विभव। अब चलिए ये माइनस कर देता हूं मैं, ये माइनस चार्ज कर दिया, पहले प्लस था, और ये ऑलरेडी एकांक परीक्षण धनावेश तो प्लस रहता ही है। अब क्या हो रहा है, जैसे मैं फील्ड के अंदर लेके आऊंगा तो अब क्या होगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, यानी आकर्षण बल लगेगा। पहले दोनों प्लस थे तो प्रतिकर्षण लग रहा था, तो बाहर फेंक रहा था वो, अब लेकिन ये ऋण हो गया, ये यहां पर ऋण आवेश रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ये ताकतवर है ये, और इस पर तो एकांक परीक्षण, ये तो छोटी चीज है, इस पर केवल प्लस चार्ज है, टेस्टिंग चार्ज है ये, तो आकर्षण बल लगाएगा तो ये इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको इसकी ओर खींचने से बचाने के लिए इसको मैं बाहर की ओर फोर्स लगा के होल्ड करके रखूंगा। तो इसके आकर्षण बल से बचाने के लिए मैं बाहर की ओर यानी बाहर की ओर खींचूंगा, यानी कुल मिलाकर क्या हुआ, किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को ही, उस वर्क को ही उस पॉइंट पर विद्युत विभव कहा जाता है। तो इसको लिख लिया जाए स्टूडेंट, आपको समझ में आया, यानी कह में अगर दोनों प्लस हैं, ये भी प्लस है, ये तो ऑलरेडी प्लस है, तो ये बाहर की ओर फेंकेगा, लेकिन मैं अंदर लाना चाहता हूं। अगर ये नेगेटिव है और ये तो ऑलरेडी प्लस है, तो इसको अपनी ओर खींचेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसकी ओर जाए, बल्कि मैं पीछे की ओर फोर्स अप्लाई करके इसको कुछ काम करना पड़ेगा। हर स्थिति में क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इसकी परिभाषा क्या हुई स्टूडेंट, उसको पहले लिख देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यह विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत विभव की परिभाषा एकांक परीक्षण आवेश को अनंत, मैंने आपको बताया स्टूडेंट, अनंत मतलब, अनंत मैंने आपको बताया क्या होता है अनंत, अनंत से, अनंत मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर के जितने, यानी जहां तक उसके विद्युत क्षेत्र का वजूद है, उस क्षेत्र के बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको बोलेंगे अनंत। तो ये अनंत शब्द का यूज किया जाता है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या हुआ, द टोटल amount of work done in a bringing unit positive charge from infinity to certain point in a field, यानी अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक किसी एकांक परीक्षण धनावेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, कार्य कैसे करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए जो आवेश को ला रहे हो उसको बाहर धकेल रहा है, तो मैं अंदर लाना चाहता हूं, तो मुझे उस बाहर धकेलने के खिलाफ कुछ वर्क करना पड़ेगा।
अगर मान लीजिए उसको मैं अंदर लेके आ रहा हूं एकांक परीक्षण धनावेश को, तो वो अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि खींचने के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर की ओर उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। यानी हर स्थिति में आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। इस कार्य को ही उस पॉइंट पर विभव कहते हैं। तो ये हुआ, देखिए ये है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसका एक फील्ड है। तो यहाँ पर ए अनंत से ए पॉइंट तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को ही उस पॉइंट पर विभव कहा जाता है। फिर इसी प्रकार अनंत से बी पॉइंट तक लाया, तो यहाँ पर कितना कार्य काम हुआ, डब्ल्यू बी। डब्ल्यू ए मतलब टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट अ पॉइंट ए इन ए फील्ड। अनंत से, अनंत मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अनंत से एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को उस पॉइंट पर विभव कहते हैं। तो विभव की परिभाषा क्या हो, तो ये हो गई द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी इसको हम लिखेंगे तो पोटेंशियल एक अदिश राशि होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, अदिश राशि होती है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यह हुआ एकांक परीक्षण धनावेश को क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल, उस पॉइंट का पोटेंशियल। अगर ए है तो ये ए, ऐसी बी पॉइंट का कितना होगा विभव, विभव कितना होगा, तो कितना होगा वी बी अपान क्यू नॉट। तो स्टूडेंट कहने का मतलब यह कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या अंतर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम उस एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल के बारे में बात करते हैं, जबकि विद्युत विभव में उस एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में आपको कितना काम करना पड़ा, उस काम को बोलते हैं उस पॉइंट पर विभव। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो दोनों फॉर्मूले को एक साथ लिख के फिर आप अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। यानी तो विभव, इसको वर्ड्स में लिखिए, विभव का मतलब हो गया किया गया कार्य, किस पर किया गया कार्य, आवेश पर, आवेश पर किया गया कार्य किसी पॉइंट पर ही विभव कहलाता है। तो ये होगा आपका W अपान क्यू नॉट। किस पर काम कर रहे हो आप, एकांक परीक्षण धनावेश पर काम कर रहे हो, W अपान किया गया काम और किस पर कर रहे हो, क्यू नॉट। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी उस पॉइंट पर विभव या पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट। तो अब दोनों चीजों को एक साथ लिख के बता देता हूं ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। चलो अब इसको मिटा देते हैं, हम दो कॉलम बनाते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इससे संबंधित एमसीक्यू पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया इसको अच्छे से। अब यहां लिखेंगे हम लोग, देखिए इसको लिखने का तरीका, इसको नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग, है ना, ये सब नोट्स में काम आएगा आपको हमेशा के लिए। यहां हम लोग कॉलम खींचते हैं, यहां लिखते हैं ई और इसके ऊपर तीर का निशान लगा देता हूं और यहां लिखते हैं वी। ठीक है स्टूडेंट। तो यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके ऊपर मैंने तीर लगाया मतलब ये सदिश अक्षर लिखेंगे, और यह है विद्युत विभव। ठीक है। हाँ, अब चलो विभव के बारे में एक बात और बताए थे, फिर लिखते हैं यहां पर। देखिए यहां नोट्स बना रहा हूं मैं। विभव का मतलब होता है एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को ही उस पॉइंट पर विभव कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या, इसका इकाई क्या होगा, इकाई क्या होगा, देखिए इकाई हमेशा कहते हैं अगर एक कूलाम के आवेश को, कितना कूलाम, एक कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल का काम करना पड़े। कितने जूल का,
एक जूल का, इसको हिंदी में लिख देता हूं, एक जूल बटा एक कूलाम, यानी एक कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में एक जूल का काम करना पड़े, उस समय उसको बोलते हैं 1V, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है? अगर किसी एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में एक जूल का काम करना पड़े, तब उसको बोलेंगे 1 वोल्ट। तो वोल्ट किसकी इकाई हुई स्टूडेंट? वोल्ट का मतलब क्या होता है? जूल प्रति कूलम। इसको कैसे लिखते हैं? J/C, इसको लिखेंगे जूल प्रति कूलम। तो जैसे आपको एग्जाम्स में ऐसे आएंगे, निम्न में से विभव की इकाई है, विभव की इकाई है, तो जनरली लोग जानते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल। तो सब लोग तो जानते होंगे कि वोल्टेज या विभव सब एक ही है, वोल्ट के बारे में हमको ज्यादा मालूम है। तो लेकिन इस ऑप्शन में वोल्ट का जिक्र नहीं किया रहेगा। कैसे लिखा रहेगा? लिखा रहेगा कूलाम प्रति जूल। देखो ऐसा देगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। जूल प्रति कूलाम, फिर सी देगा कूलाम बल, डी बल प्रति कूलाम। ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों मीडियम में दिया रहता है आजकल पेपर, तो ऐसा दिया रहेगा। अब ये कंफ्यूजन हो गया आपसे, क्योंकि आपको सबको मालूम होगा कि वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है विभव की इकाई। वोल्टेज इज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल, वो सबको मालूम है, लेकिन यहां पर तो वोल्टेज का जिक्र नहीं किया गया है, तो आप इस प्रश्न को नहीं बना सकते। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी था। तो तब क्या करोगे? क्या होगा? ये वाला बी, यानी ये क्या, एक कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में एक जूल का काम करना पड़े, तब इसको बोलते हैं 1 वोल्ट। तो कभी कभी आपसे इनमें से विभव की इकाई क्या है, तो ऐसा ही पूछेगा। तो 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल बटा 1 कूलम। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गई मेरी बात? तो ठीक है, अब इसको सेटिंग करके लिख देते हैं। चलिए, विद्युत क्षेत्र का जो पहला जो पॉइंट है, ये है विद्युत क्षेत्र का मतलब, देखिए F/Q0, यानी विद्युत क्षेत्र में एकांक Q0 का मतलब होता है एकांक परीक्षण धनावेश पर जितना फोर्स लगता है उसको बोलते हैं उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत विभव क्या है? यह सदिश राशि है। विद्युत विभव है कि एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ता है उस काम को बोलते हैं विभव। तो दोनों फॉर्मूला में क्या है? यहाँ Q0 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी। जैसी बल के बारे में बात करेंगे तो तीव्रता आ जाएगी, और जैसी कार्य के बारे में बात करें तो विभव आएगा। तो विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या है? जब हम किसी भी एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल के बारे में बात करेंगे तब आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जब हम एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु अनंत से किसी एक बिंदु तक या विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य के बारे में बात करें तो जहां कार्य का जिक्र होगा वहां होगा पोटेंशियल, और जहां पर बल का जिक्र होगा वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो पहली बात ये। दूसरा पॉइंट ये सब है, इसको हिंदी में नहीं लिखा हूं क्योंकि मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है। दूसरा, यह एक सदिश है, और ये क्या है? एक अदिश है। तीसरा पॉइंट, इसकी इकाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक, यह आपका E बराबर होता है F/Q0। तो ये हो गया 1 न्यूटन, हिंदी में लिख देता हूं, चलिए 1 न्यूटन का फोर्स, और यह है 1 कूलाम।
अगर एक कूलाम के आवेश पर 1 न्यूटन का, हिंदी में लिखना अच्छा नहीं लगता, अंग्रेजी में ही लिखा जाता है, उसका सिंबॉलिक चीज है 1 न्यूटन पर कूलाम, यानी 1 कूलाम के चार्ज पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो उस समय, या न्यूटन प्रति कूलाम, तो इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन, ऐसा भी लिखा जाता है स्टूडेंट, या लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये इसकी इकाई हो गई। इसकी इकाई क्या होगी, पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे, ये हुआ 1, ये 2 के लिए 2 हुआ 3, V बराबर होता है W/Q0। तो 1 जूल का काम हो रहा है एकांक परीक्षण धनावेश को, यानी 1 कूलाम के आवेश को, 1 कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल का काम करना पड़ रहा है, तब उसको बोलेंगे 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का मतलब होता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल बटा 1 कूलाम, तो ये होगा 1 वोल्ट। अगर 2 वोल्ट है तो 2 जूल का काम करना पड़ेगा 1 कूलाम पर, तो ये 2 होगा। अगर यहाँ 5 वोल्ट लिखा हुआ है, 5 वोल्ट का मतलब 1 कूलाम के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले 5 जूल का काम करना पड़ेगा, तब बोलेंगे 5 वोल्ट। तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया। तो मैंने अभी आपको जो स्टार्टिंग जो आपको चीजें बताई वो क्या थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब हम विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल के बारे में बात करेंगे, फोर्स के बारे में बात करेंगे, तब होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसी विद्युत क्षेत्र के एकांक परीक्षण धनावेश पर किए गए कार्य के बारे में बात करेंगे तो विभव होता है। तो विभव कार्य के बारे में बताता है कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा, कितना कार्य किया गया, उस कार्य को बोलते हैं विभव। और विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट पर कितनी ताकत है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है, इस बात को जानना है तो हम क्या करते हैं, उस पर लगने वाले बल के बारे में बात करते हैं। तो ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग इसमें बताया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा। ओके, ठीक है, चलिए स्टूडेंट, हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी था, लेकिन उसके पहले हमने 2 बातों को जाना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव। अब हम विद्युत धारा के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ चीजों में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसमें विद्युत धारा बह जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, जैसे लकड़ी, सूखी लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक। तो प्रश्न ये उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परीक्षाओं में भी आता है, कि विद्युत धारा किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा कि नहीं होगा, ये किससे डिसाइड होगा, उन पदार्थों के आंतरिक बनावट से। जैसे प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए जब हम किसी इलेक्ट्रिशियन जब काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, या जब वो किसी भी पोल उल में चढ़ता है तो प्लास्टिक के दास्ताने पहनता है। प्लास्टिक के दास्ताने क्यों पहनता है, क्योंकि उसको पहनने से उस प्लास्टिक के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। तो किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा, इसके आधार पर हम 2 प्रकार के पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। एक होता है चालक, कंडक्टर, जिसमें विद्युत धारा इजीली फ्लो होता है, और एक होता है कुचालक, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया, विभव को बताया था। विभव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिए, इसकी इकाई और इसका फॉर्मूला। विभव के आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत धारा कैसे बहता है। तो पहले इसकी परिभाषा ले ले। विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा को हम I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। I
कैपिटल आई। ठीक है स्टूडेंट, तो विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत का जैसे शब्द हुआ, जैसे पानी की धारा, वाटर करंट, तो किसी भी ट्यूब में पानी का फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं वाटर करंट। तो उस ट्यूब की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, उससे डिसाइड होगा उसकी स्पीड कितनी होगी, वो अलग मसला है। जैसे हम बोलते हैं जल धारा, यानी किसी ट्यूब में पानी फ्लो हो रहा है तो उसको बोलते हैं जल धारा या वाटर करंट। सेम वही चीज है कि किसी भी चालक के अंदर अगर आवेश दौड़ने लगे, भागने लगेंगे, तो उन आवेश के भागने से या उनके मोशन से विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, यानी 1 सेकेंड में प्रति सेकंड आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज कितना है? Q, और समय कितना है? T। तो किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब क्या होता है अभी मैं बताया, कंडक्टर यानी चालक, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, ये विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जो रबड़ हुआ, प्लास्टिक हुआ, सूखी लकड़ी हुआ, या ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। इसलिए प्लास्टिक को आप कितना भी एनर्जी सप्लाई कर दो, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और चालकों में क्या होता है? उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको थोड़ा भी अगर एनर्जी दो तो भागने लगते हैं। तो चालक और कुचालकों में अंतर क्या है? चालक और कुचालक, कुचालक, चालक का मतलब होता है जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी। कुचालक में रबड़, रबर, प्लास्टिक, है ना, और सूखी मिट्टी, सूखी मिट्टी, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक होती है, संख्या होती है। और इसमें क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। तो ये बताया क्यों जा रहा है आपको कि मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि कुचालक और चालकों में अंतर है। पहला, कुचालकों में या इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और कंडक्टर में कम। ऐसा करके 4 ऑप्शन देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है और कुछ पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोड़ा भी एनर्जी दे दो तो भागने लगते हैं। लेकिन सूखी लकड़ी, सूखी मिट्टी या रबड़, प्लास्टिक, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उपलब्ध नहीं होते। इनको आप कितना भी धक्का दे दो, कितना भी एनर्जी सप्लाई कर दो, ये भागने वाले नहीं है। इसलिए इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। क्योंकि इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, इसको बोलते हैं बेड कंडक्टर, कुचालक। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए, तो विद्युत धारा क्या होता है? जैसे किसी भी ट्यूब में पानी की धारा बहती है, वैसे किसी भी चालक के अंदर। अब चलिए देखिए, अब इसको और थोड़ा सा अच्छा समझा देता हूं, इसकी इकाई कहीं बताते हैं। ये मान लीजिए कोई चालक है, चालक तार है। ये पाइप की जगह मैंने कंडक्टर ले लिया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्या है कि ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है और प्लस चार्ज भी है, प्लस पॉजिटिव आयंस भी हैं। ठीक है, जब हम किसको किसी बैटरी के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा इसको जोड़ते हैं, ये माइनस यानी बैटरी के निम्न विभव से, इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। किससे जुड़ा हुआ है? लो पोटेंशियल। और ये क्या है?
हाई पोटेंशियल। अब आपके दिमाग में होगा कि हाई और लो पोटेंशियल क्या होता है। मैं आपको समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी वस्तु है जिसका तापमान, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, जिसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। ये देखो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका तापमान कितना है, T1 25 डिग्री सेल्सियस। एक इसका साइज में बहुत छोटा है, इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको T2 बोलते हैं। तो आप देख के पता लगा लोगे किसका तापमान ज्यादा है। इसका तापमान ज्यादा है, हालांकि इसका साइज बहुत कम है, लेकिन इसका तापमान ज्यादा है, यानी इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। इसका आकार तो काफी बड़ा है, लेकिन इसका तापमान कम है। तो ऊर्जा का प्रभाव कैसा होगा, ऊष्मा का प्रभाव कैसा होगा। ऊष्मा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, ये चूंकि इसका तापमान ज्यादा है, तो इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके एनर्जी बहुत ज्यादा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं बनस्पति इसके, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, यानी इसके अंदर तो ऊष्मा का प्रभाव हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। यह है उच्च ताप और यह है निम्न ताप। पहला प्रकृति का नियम यह है, हमेशा, जैसे आपको ठंडी या गर्मी क्यों लगती है, आपको ठंडी क्यों लगती है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान तो हमेशा वही 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है या 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन गर्मी के समय वातावरण का तापमान 50 या 45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो वातावरण का तापमान ज़्यादा है और मेरा तापमान तो उतना ही है जितना मुझे रखना है जीवित रहने के लिए, वो है 37 डिग्री सेल्सियस। तो वातावरण से ऊष्मा का प्रभाव मेरे शरीर के अंदर होने लगता, तो मुझे गर्मी का एहसास होता है कि क्योंकि जैसे मैं धूप में जाऊंगा तो मेरे बॉडी के अंदर हीट घुसने लगेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग पंखे के नीचे, कूलर के नीचे या एसी के नीचे बैठते हैं। तो गर्मी के समय वातावरण से ऊष्मा मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, मुझे गर्मी का एहसास होता है। ठंड के समय कैसा होता है, ठंड के समय मेरे शरीर का तापमान तो उतना ही है, 37 ही रहेगा, 98.6 फ़ारेनहाइट में उतना है, और डिग्री सेल्सियस में 37 या 38। लेकिन ठंड के समय वातावरण का तापमान हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे बॉडी का तापमान ज़्यादा हो गया है, वातावरण का कम। अब क्या करेगा, मेरी बॉडी से हीट बाहर निकलेगी। तो जब किसी ऑब्जेक्ट से हीट को बाहर निकालते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ठंडा होने लगता है, तो मुझे ठंडी का एहसास होता है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान की वस्तु से निम्न तापमान की वस्तु की ओर प्रभावित होती है। ठीक उसी प्रकार से आवेश का प्रवाह, आवेशों का बहना हमेशा उच्च पोटेंशियल, या उच्च पोटेंशियल मतलब प्लस को हम लोग बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और माइनस को क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। बैटरी के नीचे दो चीज लगा रहता है, एक धन और एक ऋण। ऋण को अपन क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं हाई। इस हाई को मैंने इस टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, ए पॉइंट के साथ। इस लो को मैंने इसके साथ जोड़ दिया, बी पॉइंट के साथ। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, विभवांतर पैदा हो गया। क्या हो गया, विभवांतर। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये अधिक तापमान है, ये कम तापमान है। अधिक तापमान मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, कम तापमान मतलब इसकी एनर्जी कम है। तो हमेशा एनर्जी का फ्लो क्या होता है, अधिक तापमान से कम तापमान की ओर। उसी प्रकार मैंने इस चालक तार को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया, तो इसका क्या हो गया, हायर पोटेंशियल हो गया, और ये लोअर पोटेंशियल। तो एनर्जी का फ्लो कैसा होगा, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव, इसको बोलते हैं उच्च विभव, और इसको बोलते हैं निम्न विभव। द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे कि ऊष्मा का प्रभाव हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। ठीक है, तो ये है आपका। तो इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस कंडक्टर को किसी बाहरी स्रोत, ये ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है जो हमारे पास बैटरी के रूप में है,
इस बैटरी के धन सिरे को अगर हम जोड़ दें ए पॉइंट से, बी सिरे को इसके ऋण सिरे से जोड़ दें, तो यहां पर एक उच्च विभव पैदा होगा। यहां पर मतलब उच्च विभव मतलब इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी एक एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा और एकांक परीक्षण धनावेश को इस बिंदु तक लाने में कम कार्य करना पड़ेगा। तो जब हम किसी चालक तार में बैटरी के द्वारा एक ऊंचा विभव और एक नीचा विभव बनाते हैं, एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल बनाते हैं, तो ये इस प्रकार से धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह 1 सेकंड में कितना करंट फ्लो होगा? तो करंट की डेफिनेशन होगा स्टूडेंट, करंट की डेफिनेशन है आवेश बटा समय। ये जो करंट फ्लो हो रहा है विभवांतर के कारण, विभव में अंतर के कारण यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है, आवेश का प्रवाह, धारा का प्रवाह मतलब आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह। ये जो आवेश का प्रवाह हो रहा है, इस आवेश का प्रवाह समय के सापेक्ष कितना हो रहा है? 1 सेकंड में जितना करंट फ्लो होगा, 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा, उसी को बोलते हैं धारा। प्रति सेकंड बहने वाली आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं। यानी आवेशों का बहना धारा है। जैसे पानी का बहना जल धारा है, और पानी किसके अंदर बहता है? किसी ट्यूब के अंदर, एक शेप में ट्यूब फ्लो होने लगे। उसी प्रकार किसी भी चालक के अंदर आवेश जब भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, तो आवेश जो 1 सेकंड में जितने भागते हैं उसी को बोलते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या हुई स्टूडेंट? विद्युत धारा की परिभाषा हो गई हमारी, हम अगर लिखेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या लिखेंगे? इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। और इसकी इकाई क्या होती है स्टूडेंट? धारा को आई से लिखते हैं। ये ध्यान रखना है, ये अदिश राशि है, धारा सदिश नहीं है, इसके बारे में कभी बताएंगे। तो धारा मतलब आवेश बटा समय, आवेश बटा समय, या चार्ज आवेश को क्यू लिखते हैं और समय को टी, तो Q अपान टी बराबर करंट हो गया। इसकी इकाई क्या होगी स्टूडेंट? इकाई, ध्यान दीजिए, करंट की इकाई पूछा जाता है एग्जाम में। अगर 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रभावित होती है, 1 कूलाम, 1 कूलम, 1 कूलम 1 सेकेंड, 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक फ्लो हो रहा है, तब बोलेंगे बहने वाली विद्युत धारा बोलेंगे 1 एम्पियर, एम्पियर। तो 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? 1 एम्पियर। एम्पियर एक बहुत ही फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका नाम रखा गया। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो धारा की इकाई होती है एम्पियर, एम्पियर का मतलब 1 कूलम 1 सेकेंड, या कूलम सेकेंड। अब पिछले साल रेंजर के एग्जाम में डायरेक्ट इसी टाइप पूछा गया था विद्युत धारा होती है, ऐसा दिया था। 4 ऑप्शन, सेकेंड, कूलम, दूसरा दिया था कूलम सेकेंड, तीसरा दिया था विद्युत बल बटा कूलम, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो आपको फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन बेसिक चीज़ों को जानना हर किसी के लिए जरूरी है। जैसे आपको 10वीं तक का अगर मैथमेटिक्स बनता है, तो आप किसी भी प्रकार के जो आपका जो एग्ज़ाम है, चाहे वो पीएससी हो, आईएएस हो, उसके रीजनिंग को बना सकते हो। ठीक उसी प्रकार से इसमें जो आपको आएगा वो एक 9th 10th और ज़्यादा 11th 12th, उससे ज़्यादा नहीं आता।
तो हम आपको जो बता रहे हैं इतना डिटेल में बता रहे हैं कि आपको कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको उसमें काम ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप जैसे पूछा विद्युत धारा होती है, सेकंड ये नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ऐसा करके पूछा जाता है। तो धारा समझ में आ गया स्टूडेंट। किसी भी चालक तार में जब किसी भी चालक तार को बैटरी के द्वारा उसमें विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो विभवांतर के उत्पन्न होने से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है। और एक खास बात है, अभी मैं आपको जिक्र कर रहा था कि इलेक्ट्रॉनों के बहने के कारण होता है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा हमेशा धन आवेश पर लगने वाले बल के द्वारा दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम नोट कर देते हैं यहां पर। चलिए, ये आपको क्लियर हुआ। देखिए इस चित्र में हम आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये चित्र मैंने आपको बनाया है, विद्युत धारा की दिशा हमेशा धन आवेश के चलने की या बहने, धन आवेश विद्युत धारा की दिशा हमेशा धन आवेश की दिशा में दी जाती है, दिशा में होती है। तो अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षाओं में भी आता है। ये जैसे ये है आपका कोई कंडक्टर, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया प्लस और माइनस, ये लो पोटेंशियल बन गया और ये बन गया हाई पोटेंशियल। जब तक और लो और हाई नहीं बनाओगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। जब तक अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो हीट का फ्लो नहीं होता। हीट का फ्लो कब होगा, जब एक बॉडी ऊंचे तापमान पर और दूसरी बॉडी नीचे तापमान पर हो। तो जब तक तापांतर नहीं होगा, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, तब तक हीट फ्लो नहीं होगा। उसी प्रकार जब तक किसी चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं पर विभव उत्पन्न ना किया जाए, और ये विभव हम उत्पन्न करते हैं बैटरी के द्वारा या और भी स्रोत हैं, जैसे बैटरी सबसे ईजी पड़ता है, एक स्थायी रूप से उसको धन बना के रखता है एक पॉइंट को, स्थायी रूप से ऋण, तो उसमें लगातार विद्युत धारा का प्रभाव होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ विद्युत धारा की दिशा हमेशा कैसे लेते हैं। तो मैंने बताया किसी भी चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनों के बहने को ही विद्युत धारा बोलते हैं। किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के बहने को ही विद्युत धारा बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही किसी चालक में फ्लो हो सकते हैं। लेकिन हम लोग जो दिशा लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ई लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ई ई ई, लेकिन इस चालक के अंदर कुछ धन आवेश भी होते हैं, तो ये प्लस है, ये माइनस है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे लग गई, विद्युत क्षेत्र के अंदर ये प्लस ऐसा चलेगा और माइनस क्या होगा, माइनस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये इसके विपरीत दिशा में चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा की दिशा हमेशा धन आवेश की दिशा में होती है, अर्थात धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलते हैं, मूव करते हैं। लेकिन विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रॉनों का बहना, लेकिन विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा नहीं ली जाती है। परंपरागत रूप से हमने मान लिया कि जो धन आवेश यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धन आवेश का जो फ्लो होगा वही विद्युत धारा की दिशा होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की दिशा मैंने बताया कि धन फील्ड की दिशा में भागेंगे और ऋण फील्ड के विपरीत दिशा में, और ऋण आवेश के कारण ही विद्युत धारा बनता है। तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी, लो पोटेंशियल से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर भागते हैं, उच्च विभव की ओर भागते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछेगा विद्युत धारा की दिशा होती है, चार ऑप्शन, धन आवेश की दिशा, मतलब विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है, या विद्युत धारा में धन आवेश की दिशा होती है, ऐसा करके दिया रहेगा। तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉनों की दिशा हमेशा उच्च विभव से नहीं होता है, निम्न विभव से, वो उल्टा भागते हैं। विद्युत धारा की दिशा हमेशा हम
धन आवेश पर लगने वाले बल के द्वारा लेते हैं, यानी धन आवेश हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर भागते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत भागते हैं। तो ध्यान में रखना है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, and the motion of the positive charge is higher potential to lower potential, while the electron is moving from lower to higher. इलेक्ट्रॉन ऐसे भागते हैं लोअर से हायर, और पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर, और जो हम दिशा लेते हैं परंपरागत रूप से वो धनावेश की दिशा को लेते हैं। लेकिन धनावेश के कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉनों की वजह से। इलेक्ट्रॉन ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसी के ऊपर एक पूरा ब्रांच बन गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच बन गया। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो किसी चालक के अंदर जब दौड़ता है तो विद्युत धारा का निर्माण करता है, और उस विद्युत धारा का मान क्या होगा? I बराबर आवेश बटा समय। अब इसकी इकाई के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी इकाई मैंने बता दिया पोटेंशियल होता है। अब चलिए कुछ एक आध न्यूमेरिकल जो परीक्षाओं में आ सकते हैं बात करते हैं। अब चलिए स्टूडेंट थोड़ी सी और 2-3 बात कर लेते हैं, उसके बाद खत्म होगा ये लेक्चर। देखिए, धारा का मतलब होता है आवेश बटा समय, ठीक है स्टूडेंट, समय। अब इसको हम वर्ड्स में नहीं लिखते, हम लोग इसको मैथमेटिकल लिखेंगे। करंट को I के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को Q और समय को T। तो एक न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है जो परीक्षाओं में आ सकता है। आंकिक प्रश्न देखिए, ये क्या है? अगर किसी चालक तार पर Q का मान 2 कूलॉम है, 2C दिया हुआ है, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है या आवेशों का जो प्रवाह हो रहा है वो 2 मिनट तक हो रहा है। कितने मिनट तक? 2 मिनट तक हो रहा है। या चलिए हम 2 मिनट ना लेके 1 मिनट तक हो रहा है। कितना लेते हैं? 1 मिनट तक हो रहा है। तो पूछेगा करंट कितना फ्लो हुआ। प्रश्न आपको समझ में आया? कोई आवेश है जिस पर चार्ज कितना? 2 कूलॉम का आवेश है, और वो 1 मिनट तक फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में। कितने मिनट तक? 1 मिनट तक फ्लो हो रहा है। तो करंट का मान निकालो। तो I बराबर होता है Q/T, ठीक है स्टूडेंट। Q कितना है? 2 कूलॉम। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में लिखा जाता है, 2C लिखते हैं, और ये है 1 मिनट। लेकिन हम लोग जो भी लेते हैं सेकंड में लेते हैं, तो 1 मिनट को सेकंड में बदल दीजिए तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? 1 × 60, ठीक है। तो I कितना हो गया? I बराबर हो गया 2/60, और ये कैंसिल हो गया 1/30। तो I बराबर 1/30, और इसकी इकाई क्या हो गई? एम्पियर। इसको लिखा जाता है कैपिटल A। एम्पियर विद्युत धारा की मानक इकाई होती है। विद्युत धारा की मानक इकाई होती है, मानक इकाई होती है। एम्पियर विद्युत धारा की मानक इकाई होती है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको करोगे तो पहले 10 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा, और 0.1 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.033 ऐसा करके एम्पियर आएगा। खैर जो भी आएगा वो अलग मतलब। तो छोटे मोटे प्रश्न ऐसे आते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना है, उसके बाद बात खत्म होगी, ठीक है। जो आवेश होता है, आवेश का एक और फॉर्मूला होता है। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसको लिख लीजिए, किसी बॉडी पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ये शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, यानी Q बराबर NE, प्लस माइनस होगा। N का मान या तो 0 होगा, या ±1 होगा, या ±2 होगा, ±3, यानी इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स यानी किसी भी बॉडी पर अगर n = 0 रखेंगे तो आएगा, कोई आवेश नहीं होगा। अगर 1 रखेंगे तो ±E, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, या फिर ±2 ही होगा।
E/2 E/3 ऐसा भिन्नात्मक मान नहीं होता, भिन्नात्मक मान नहीं होता। यानी किसी बॉडी पर या तो E, और E का मान कितना होता है स्टूडेंट मालूम है? हमारे नेचर की सबसे छोटी इकाई आवेश की इकाई होती है, आवेश का मान। आवेश का जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम नहीं हो सकता। इससे ज्यादा होगा तो कितना होगा? 1 गुना या फिर 2 गुना या 3 गुना, यानी पूर्ण गुणज में होगा। यानी किसी भी बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं तो कुछ निश्चित मान होते हैं, या तो E होगा या तो 2E 3 4, इसका भिन्नात्मक मान नहीं होता। यानी आवेश को तोड़ा नहीं जा सकता। अगर कोई बोले E/4, यानी E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकता है क्या कोई? इलेक्ट्रॉन को आधा कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इससे अब मिला के अब लास्ट फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए स्टूडेंट्स। अब इसको हम मिटा देते हैं। तो हमने विद्युत धारा में क्या क्या बातें सीखी हैं देखिए। विद्युत धारा में हमने बातें सीखी हैं। करंट का मतलब होता है आवेश बटा समय, पहला। दूसरा हमने जाना Q बराबर होता है NE, N नंबर से इसका मान 0 प्लस माइनस 1 प्लस पूर्ण इंटीजर्स हो सकते हैं, भिन्नात्मक मान नहीं हो सकता, फ्रैक्शन वैल्यू। ये रखो तो आते जाएगा आपको। तो इसको रखोगे तो I बराबर हो जाएगा Q की जगह NE भी रख सकते हो, और ये T, ये भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आ सकता है। ठीक है, आवेश की इकाई जो 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो 1 एम्पियर धारा की एक मानक इकाई होती है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या बात की है? 3 चीजों के बारे में बात की है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव और विद्युत धारा, उनकी इकाइयां। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब किसी एकांक परीक्षण धनावेश पर अगर लगने वाले बल के बारे में बात करें तो बन जाएगा तीव्रता। किसी एकांक परीक्षण धनावेश को फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किए गए कार्य के बारे में बात करें तो विभव का होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई भी मैंने लिखा है, विभव की इकाई, दोनों में अंतर बताया, उसके बाद विद्युत धारा बताया। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ओम का नियम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक फंडामेंटल लॉ है। फिर प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध की परिभाषा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वैरायटी है जो परीक्षा में आता है, लेकिन आपको मैं छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। हम लोग ओम्स लॉ को स्टडी करेंगे और बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।